हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बच्चों मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो ये जो वीडियो होगा ये चौथा लेक्चर होगा। ठीक है, 4th चैप्टर का, यानी कि मुग़ल साम्राज्य जो चौथा चैप्टर है इसका ये चौथा लेक्चर होगा। यानी कि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसलिए छोटे छोटे करके चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ा ज़्यादा किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको जो भी बातें हैं वो आसानी से समझ में आए। इसलिए अब छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे मनसबदार क्या होते हैं, मुग़ल आमिर कौन होते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ यानी कि 1, 2 और 3 जो वीडियोज़ था इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा था। और मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये जो वीडियो होगा बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आम लोगों का जीवन। किनका? आम लोग, जो सामान्य लोग थे मुग़ल साम्राज्य में। जैसे मान लीजिए आम लोग होगा ना, जैसे आज आपने ही राज्य को देख ले तो एक मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उसके ऑफिसर्स हैं, कैसे कार्य करते हैं, और बाकी आम जनता है। ठीक उसी प्रकार से मुग़ल साम्राज्य के जो राजा होता था उसके अधिकारी होते थे, और किसान होते थे, तो और आम लोग होते थे। तो आम लोगों का जीवन कैसा था, किस प्रकार, तो जो सामान्य लोग थे उनका जीवन कैसा था मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, जब भी आप स्कूल जाएँ तो अपने क्लासमेट्स, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, सबको इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इतना काम ज़रूर करना है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आम लोगों का जीवन। अब ये आम लोग कौन थे, इनका जीवन कैसा था मुग़ल साम्राज्य में, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहा है कि मुग़ल काल में जनसाधारण के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल काल है, इसमें आम लोगों का जीवन कैसा था इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलता है। मतलब जितना चाहिए उतना मिल जाता है। अब मिलता कहाँ से है, तो देखो इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे। यानी कि मुग़ल काल में ही हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। किसका हुआ था? मुग़ल से पहले ही पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था। उसके बाद देखा जाए तो डच आए, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए। तो बहुत सारे जो ब्रिटिश यूरोपीय अधिकारी व्यापारी थे उन लोगों ने भारत में आना शुरू कर दिया था। और इन लोगों ने क्या किया था कि भारत की संपत्ति और समृद्धि तथा शासक वर्ग के शानो शौकत के जीवन के बारे के साथ साथ जनसाधारण जैसे किसानों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले दस्तकार और मजदूरों की गरीबी से भरे जीवन का भी चित्रण किया है। यानी कि जो भी यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे, ये लोग अपने भारत आने के क्रम में भारतीय लोगों को किस रूप में देखा? या तो वो शासक हो गया, या फिर जो प्रशासक हो गया, जो शासक के अंतर्गत काम करने वाला उसका अधिकारी हो गया, या किसान हो गया, या फिर जो आम आदमी था वो किस प्रकार से रहा करता था, इसके बारे में जो यूरोपीय व्यापारी थे उन लोगों ने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि उन लोगों का लाइफ कैसा था। ठीक है, अगर सामान्य आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे, इस बात का जिक्र बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किया है। तो तुजुक ए बाबरी जो है वो क्या है? तुजुक ए बाबरी एक बुक है, और वो बुक किस प्रकार का है? तो आत्मकथा है। क्या है बच्चों? आत्मकथा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये सीखते हैं कि आत्मकथा का मतलब क्या होता है। आप लोग देखते होंगे यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, कथा। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी, मतलब स्टोरी। और आत्मकथा मतलब, आत्म मतलब खुद का, आत्म का मतलब खुद का, स्वयं का जो बोलते हैं। अगर मैं अगर सोच करके देखूँ कि मैं कोई अगर मैं क्या हो जाऊँ, अपने कहानी के बारे में, अपने जीवन के बारे में अपनी कहानियाँ सुनाने लगूँ, तो ये जो कहानी होगा ये क्या कहलाएगा? आत्मकथा कहलाएगा। जैसे अगर सोच करके देखो, मान लीजिए मोदी जी हैं, ठीक है। अब मोदी जी अपने लाइफ की जो
कहानी है कि वो किस प्रकार से बड़े हुए और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बने, और जब वो बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे तो उस टाइम में अपने पूरे जीवन के बारे में, यानी कि बचपन से लेकर के बुढ़ारी तक बोल सकते हैं, बुढ़ापे तक उनका लाइफ स्ट्रगल किस प्रकार रहा, उनका जीवन किस प्रकार गुजरा, उन सब के बारे में अगर वो कहानी खुद लिखें, ठीक है, अपनी कहानी लिख करके खुद लोगों को बताएं अपने बुक्स के माध्यम से, तो वो जो कहानी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आत्मकथा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? आत्मकथा कहलाएगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, इसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसको मतलब आत्मकथा, खुद लिखा जाने वाला जो कहानी होता है अपने जीवन के बारे में, वो क्या कहलाता है? आत्मकथा, ठीक है। और एक होता है बायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। अब ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है? तो बायोग्राफी जो है ना, वो खुद नहीं लिखा जाता है, मतलब दूसरे कोई राइटर आया आपके बारे में जाना, मान लीजिए मोदी जी हैं, उन्हीं का एग्जांपल देते हैं फिर। तो मान लीजिए मोदी जी हैं, मोदी जी अपनी लाइफ स्टोरी को खुद नहीं लिख पा रहे हैं, तो उनके लिए, उनकी लाइफ स्टोरी को लिखने के लिए मान लीजिए कोई राइटर आया, बोला कि मोदी जी आप अपने स्टोरी को ना बहुत अच्छे से बताइए, हम इसको लिखेंगे। तो वो अपना स्टोरी सुनाते जाएंगे, जो राइटर होगा वो बैठ करके लिखता चला जाएगा, तो वो जो स्टोरी बन करके आएगा वो क्या कहलाएगा? बायोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोग्राफी, मतलब ठीक है, ये जीवनी कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवनी बोलते हैं, जीवन कथा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर खुद से लिख दें तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो आई होप ये जो दोनों वर्ड है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो बाबर है वो क्या लिखा था? आत्मकथा लिखा था, यानी कि बाबर खुद, ये जो बुक है क्या है? तुजुके ए बाबरी, इसमें उसने लिखा है क्या कि जो आदमी है वो कितना कम कपड़ा पहनता था। उसने कहा कि यहाँ किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब नंगे रहते हैं। कैसे रहते हैं? नंगे, मतलब शरीर पे एक चद्दर डाल लिए छोटा सा और नीचे थोड़ा सा पहन लिए, बस वही हो गया क्या आदमी का पहले कपड़ा होता था। पहले, आज के समय में जितना भी हम लोग कपड़ा पहनते, ये नहीं चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। बहुत सारे ऐसे जो लोग होते थे वो बहुत कम कपड़े पहन करके रहा करते थे, जिसके बारे में बाबर भी बताता है। क्या बताता है? कि यहाँ का जो किसान तथा निम्न वर्ग के जो लोग थे वो करीब कैसे रहते थे? नंगे रहते थे, यानी कि ऊपर तो कपड़ा पहनते ही नहीं थे, बस नीचे थोड़ा सा पहन लिए, वो हो गया। इसके बाद क्या करे कि वह उस लंगोट का वर्णन करता है जो पुरुष क्या करता था? पुरुष पहनते थे, तथा महिलाओं की साड़ियाँ का भी वर्णन करता है। कौन करता है? बाबर करता है। और बाबर किस में करता है? तो अपनी आत्मकथा है जिसको क्या बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी, उसमें करता है। लोगों के द्वारा जूतों का कम प्रयोग किया जाता था, और वो ये भी बताता है कि जो सामान्य लोग थे वो जूतों का प्रयोग बहुत कम करते थे। आज क्या हो गया? बहुत सारे एक से एक जूते आ गए हैं, चप्पल आ गए हैं, लेकिन उस समय के लोग पैर ऐसे ही रहते थे, नंगे पैर रहते थे। जहाँ तक मकान और उसमें मौजूद सामानों की बात करें तो घर मिट्टी का बना होता था, यानी कि मुगल काल के समय में जो सामान्य लोग थे उन लोगों का घर कैसा था? तो मिट्टी का रहता था, ठीक है, जो फूस से ढका रहता था। फूस कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी झलासी या कंडा जिसको बोलते हैं, या फिर ये पुआल जिसको बोलते हैं, उससे ढका हुआ होता था, उसको क्या बोलते थे? फूस बोलते थे, ठीक है। और क्या करें कि उसमें सामान्यतः एक कमरा और एक ही बरामदा होता था, और मिट्टी के ही बने कुछ बर्तन होते थे। और उस समय के जो लोग थे, जो मुगल काल के लोग थे, सामान्य लोग थे, उनका खाने पीने का जो बर्तन होता था, खाना बनाने का जो बर्तन होता था, वो किस प्रकार का होता था? तो मिट्टी का ही बर्तन होता था, ठीक है। और क्या करें कि एक चारपाई और बांस की बनी चटाई रहती थी। तांबे तथा अन्य धातुओं के बर्तन इनकी पहुंच से दूर था। यानी कि जो सामान्य लोग थे मुगल काल के टाइम में, जो सामान्य लोग थे वो तो तांबे और चांदी क्या, तांबे और एल्युमिनियम तो था ही नहीं उतना, तो तांबे का जो बर्तन होता था या फिर जो भी धातु का बर्तन होता था, ये आम लोगों के पहुंच से दूर होता था। यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे राजा हो गया, उसके बड़े बड़े अधिकारी हो गए, उन्हीं को, वही लोग जो है वो धातु के बने बर्तनों का उपयोग करते थे। और जो आम आदमी होता था वो किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करता था? तो मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन होता था उसी का उपयोग करता था ज़्यादातर, ठीक है। अब देखो क्या करें कि खाद्य पदार्थों में चावल, बाजरा तथा दाल प्रमुख था। यानी कि जो आम लोग थे, जो सामान्य लोग थे मुगल काल में, वो लोग खाने के रूप में किस प्रकार का अन्न ग्रहण करते थे? तो वो करते थे चावल हो गया, बाजरा हो गया, दाल हो गया, ये सब के सब क्या थे? प्रमुख उन लोगों का भोजन था। और बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में अगर देखा जाए तो मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ था। यानी कि बंगाल वाला जो तटीय वाला इलाका था, समुद्र के किनारे वाला जो क्षेत्र था, यहाँ के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन क्या था? तो मछली भी उनका एक प्रमुख भोजन होता था।
लोगों के द्वारा भरपेट भोजन रात में ही खाया जाता था। खाद्यान्नों की अपेक्षा तेल घी सस्ते थे, इसलिए लोगों का वह प्रमुख भोजन था। चीनी तथा नमक थोड़े महंगे होते थे, यानी कि चीनी और नमक महंगा होता था, लेकिन जो तेल और घी है वो क्या होता था, सस्ता होता था। और अब देखो क्या करें कि इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास कपड़ों की कमी थी, लेकिन खाना अच्छा खाते थे। गाय और भैंस लोग अधिक संख्या में रखते थे, इसलिए दूध घी उन्हें काफ़ी मिलता था। और लोगों के जीवन का आधार खेती था, यानी कि अगर देखा जाए तो जो सामान्य लोग थे, जो आम लोग थे, वो जीवन जीने के लिए कौन से कार्य करते थे, तो खेती करते थे। यानी कि ज़्यादातर जो लोग थे वो किस पे निर्भर थे, खेती पे निर्भर थे। और किसानों को खाने के लिए मिलता नहीं तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का कुछ बचा नहीं रहता था जो वे खा सकते थे। अब देखो हम लोग देखे थे कि हर एक स्थिति में आगे यहाँ मुगल काल में देख लिए, दिल्ली सल्तनत वाला हम लोगों ने देख लिया, तो उस टाइम से लेकर के आगे जितने भी आप पढ़ते जाइएगा, क्लास 8 में जब जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी देखिएगा कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, किसको ज़्यादा सबसे शोषण किया था, तो जो मजदूर और किसान थे उन्हीं का ज़्यादा शोषण होता था। तो और आज भी अगर स्थिति देखिएगा तो वही हाल है। तो यहाँ से हम क्या वो देख सकते हैं कि जो किसान की स्थिति थी वो उस समय भी दयनीय थी। और क्या करें कि प्रतिवर्ष खेती होता था तो किसान को खाने के लिए मिलता नहीं, तो अगर अकाल हो जाए तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का कुछ भी नहीं बचा रहता था जो वे खा सकते थे। अब अकाल का मतलब एक वर्ड आया अकाल, अकाल का मतलब क्या होता है, अकाल को इंग्लिश में फेमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको फेमाइन बोलते हैं। फेमाइन मतलब क्या होता है, अकाल। अब देखो अकाल में होता ये है कि मान लीजिए सुखाड़ आ जाए, क्या हो जाए, सुखाड़। जैसे अगर भारत का जो भी जलवायु है कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी जलवायु को कहा गया है क्योंकि मानसून का जो बारिश होता है, मानसून का जो सीजन होता है उसमें क्या होता है, बारिश होता है, और उसी के आधार पे भारत में क्या होता है, खेती बाड़ी होता है। तो अगर मानसून का जो बारिश है वो अच्छे तरीके से न हो, यानी कि बरसात न हो, तो यहाँ का जो फसल है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बारिश अच्छा नहीं होता था तो अकाल पड़ जाता था, सूखा हो जाता था, तो किसान जो हैं वो अपना फसल नहीं उपजा पाते थे, और पिछला साल का इनके पास कुछ बचा हुआ नहीं रहता था। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर फसल अच्छी हो तो किसान खा पाता था, अगर अकाल हो जाए तो अकाल की स्थिति में उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता था। अब देखो क्या करा कि लगान जब नगद में देना तय हुआ तो किसानों की स्थिति और ख़राब होने लगी। लगान देने के दबाव में मंडी में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था, और कुल मिलाकर गाँव में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों का जीवन बहुत गरीबी में बीतता था। अब देखो ये अगर जब लगान का मतलब क्या हुआ, टैक्स। लगान का मतलब क्या होता है, टैक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, राजस्व बोलते हैं। तो ये जो जब ये व्यवस्था की गई सर, क्या बोलते हैं, जो राजा था उसके द्वारा ये व्यवस्था किया गया कि आप लगान अगर फसल के रूप में नहीं दे सकते हैं तो आप ये नगद के रूप में दें, यानी कि पैसा दें इसके बदले। अब देखिए पैसा जब देने की बारी आई तो जो किसान है वो फसल मान लीजिए उसका अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, फिर भी उसको लगान देना पड़ेगा। अब लगान देने के लिए क्या करेगा, या तो कर्ज जा करके लेगा, या फिर जब फसल का उत्पादन होगा तो नगद देने के लिए वो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में अपना सामान बेचेगा। और सोच करके देखिए कि बहुत सारे किसान हैं, सब लोग अपना अपना सामान लेकर के आए कहाँ पे, मार्केट में, मंडी में आए और मंडी में बेचेंगे। तो सोच करके देखो कि एक जगह है, एक बाज़ार है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही सामान लेकर के पहुँच जाएंगे, तो क्या उनको दाम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनका दाम कम हो जाता था, इसलिए उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो एक और पॉइंट है, क्या है कि मुगलों की धार्मिक नीति और भारतीय लोगों के साथ उनका मिलन। अब देखो मुगल कौन थे, तो मुगल इस्लाम को फॉलोवर थे। मुगल कौन थे, जितने भी मुगल शासक थे वो सब के सब कैसे थे, तो इस्लाम के फॉलोवर थे। इस्लाम मतलब मुस्लिम थे, मुस्लिम शासक थे और ज़्यादातर भारतीय लोग कैसे थे, तो हिंदू थे। तो इन लोगों का मिलन कैसे हुआ, मतलब किस प्रकार ये जो मुगलों की जो मुगल शासक थे उनकी धार्मिक नीति कैसी थी, यानी कि वो हिंदू को कैसे ट्रीट करते थे, किस प्रकार से उनका व्यवहार करते थे उनके साथ, इसके बारे में पढ़ते। तो देखो क्या करा यहाँ पे कि अकबर ने भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए बहुसंख्यक भारतीय हिंदू लोगों के साथ क्या किया था, अच्छा संबंध बनाने के लिए धार्मिक स्तर पर मेल जोल की नीति अपनाई थी। यानी कि
अब देखो हम लोग क्या देखे थे, अकबर ऐसा नीति क्यों अपनाया था कि वो हिंदुओं के साथ मेलजोल की नीति अपनाई थी, मतलब हिंदुओं के साथ मिलजुल करके रहना, हिंदुओं पे ज़्यादा दबाव न देने की नीति कौन अपनाया था, तो अकबर ने अपनाया था। और अकबर ने क्यों अपनाया था, तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग का ये जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अकबर जो था उस 13 वर्ष की अवस्था में क्या बनता है, राजा बनता है, शासक बनता है। और उस समय मुग़ल साम्राज्य की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नहीं थी, क्योंकि हुमायूं को शेरशाह सूरी खदेड़ दिया था। जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि शेरशाह सूरी क्या कर दिया था, दिल्ली से खदेड़ दिया था और भाग करके ईरान गया था। और ईरान में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, उसके जो उत्तराधिकारी है शेरशाह के वो कमज़ोर हुए, तो ईरान के शासक के सहायता से शेरशाह सूरी क्या करता है, दिल्ली पे कब्जा करता है। और दिल्ली पे जब दोबारा शासक बनता है हुमायूं 1555 में, उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इस समय तक मुग़ल साम्राज्य जो है वो उतना मजबूत नहीं हो पाया था। और उसी के समय में 1556 में क्या बनता है, ये अकबर जो है वो 13 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है। और आगे देखता है कि हमें अपना क्या, जब ये बड़ा होता है तब ये देखता है कि हम अपने साम्राज्य को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस्टेब्लिश मतलब अच्छे तरीके से मजबूत बना करके रख सकते हैं, उसको उसका विस्तार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा व्यवहार बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे और हटा देंगे। तो इसलिए जो अकबर है वो क्या किया था, मेल जोल की नीति अपनाया था। और अकबर ने अपने राज्य को अस्थायी बनाने के लिए भारतीय लोगों की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था। अभी हमने बताया कि अकबर ने ऐसा क्यों किया था। इसी के तहत क्या किया कि अकबर ने एक नवीन धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल, एक नवीन धार्मिक नीति अपनाई, जिसको क्या बोला गया, सुलह-ए-कुल बोला गया। अब सुलह-ए-कुल का मतलब क्या होता है, सर्वत्र शांति। सुलह-ए-कुल का मतलब क्या होता है, सर्वत्र शांति। तो ये नीति अपनाया। यह नीति सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। ठीक है। अब क्या करा है कि अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की, और जहांगीर और शाहजहां ने भी इसी नीति को अपनाया था। तो सबसे पहले इस नीति यानी कि सुलह-ए-कुल की जो नीति है इसको किसने अपनाने में मदद किया था अकबर को, तो अबुल फजल ने किया था। किसने किया था, अबुल फजल। और अबुल फजल ने ही एक अकबर के ऊपर बुक लिखा था, जो क्या था, तो आईने अकबरी था। ठीक है। आईने अकबरी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और अबुल फजल ने ही ये जो सुलह-ए-कुल की नीति अपनाया था अकबर, इसको सपोर्ट किया था। आगे देखते हैं तो क्या है कि आगे जो आने वाला शासक है कौन, जहांगीर और शाहजहां, ये दोनों ने क्या किया था, इसी नीति को अपनाया था। यानी कि अकबर जो सुलह-ए-कुल की नीति अपनाया था, लोगों से मतलब मेल जोल की नीति जो अपनाया था, उसी को जहांगीर और शाहजहां भी बना करके रखता है। और औरंगजेब के काल में धार्मिक स्तर पर मेल जोल बनाए जाए रखने की नीति को राजनैतिक स्थिति के कारण खंडित हुआ, और अकबर ने समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों के रखने की एक नई नीति अपनाई, जिसको क्या बोलते हैं, दीन-ए-इलाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो दीन-ए-इलाही के नाम से जानते हैं। ये दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने किया था, तो वो भी अकबर ने ही किया था। और सभी धर्मों के सार को लेकर उसने इस नई नीति का प्रतिपादन किया था। तो अकबर जो है ना, वो सभी धर्म के जितने भी धर्म गुरु थे उनको बुलाता था, उनसे चर्चा करता था। कहाँ पे, दीन-ए-इलाही जो एक ग्रुप बनाया था उसके माध्यम से। अब देखो क्या करे कि जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य, तो अकबर की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, तो जहांगीर बनता है। और जहांगीर के बाद कौन बनता है, तो शाहजहां बनता है। तो इन दोनों शासकों के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की क्या स्थिति थी, इसको देख लेते हैं। तो देखो क्या करे कि 1605 में अकबर के मरने के बाद क्या हुआ कि उसका पुत्र था कौन, जहांगीर, वो क्या बनता है, बादशाह बनता है। और उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। यानी कि जो जहांगीर का शासनकाल था वो किस प्रकार का रहा, शांतिपूर्ण रहा। और इस समय अधिक युद्ध नहीं हुआ, फिर भी वह उसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। बंगाल पर मुगल सत्ता को इसने और मजबूत किया, और मेवाड़ के राणा के साथ अस्थायी शांति स्थापित की, और पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया, तथा अहमदनगर राज्य के साथ शांति समझौता किया। यानी कि एक तरीके से देखते हैं तो और भी जो भारत के जो लोकल रूलर्स थे, लोकल जो शासक थे, स्थानीय शासक थे, उनके साथ ये क्या करता है कि संधि करता है। संधि करने का मतलब क्या है कि हम आपकी स्थिति को समझते हैं, मतलब आप रूलर बने रहिए, और मतलब एक तरीके से बोला जाए कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। इस प्रकार का इसने क्या किया था, संधि किया था। जहांगीर के लिए
अगर देखा जाए तो सबसे दुखद जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। यानी कि जब जहांगीर जब शासक था उस समय जो कंधार था वो मुगल के हाथ से निकल गया। यानी कि मुगल को दूसरे क्षेत्र के शासकों ने क्या कर लिया, जीत लिया। और देखो क्या करा है कि वह अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। और जो जहांगीर है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए। और इसके तहत उसने क्या किया था कि इसके तहत उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिसमें घंटियां बंधी थी और यह राजमहल की दीवार से लटका दिया गया था। और उसने यह घोषणा करवाई कि किसी के साथ अगर सरकार अथवा अधिकारी अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है तो वह जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुना सकता है। ठीक है, इसका आम आदमी पर कितना असर हुआ यह पता नहीं। यानी कि एक ऐसा व्यवस्था ये किया कि अपने राजमहल के किनारे एक क्या है, सोने की जंजीर लटकवा दिया और उसी में घंटा बनवा दिया। ठीक है, बड़ा सा। और अगर किसी को ये बोला कि जिस किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, चाहे वो सरकार के द्वारा होता है या सरकार के अधिकारियों के द्वारा, अगर उसके साथ अन्याय होता है आम लोगों के द्वारा, तो वो आ करके ये घंटा बजाए और उसका बात सुना जाएगा। अब इससे आम लोगों को कितना फ़ायदा हुआ इसके बारे में तो कोई अगर बोला जाए तो कुछ एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि बताया जा सके कि हाँ ये सही में लोगों को फ़ायदा हुआ था या नहीं हुआ था। अब देखो राजधानी के लोग इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और ऐसा माना जाता है कि दूर प्रदेश के तो लोग नहीं आ पाते होंगे जहांगीर से मिलने और अपनी फरियाद सुनाने, लेकिन जो राजधानी के लोग थे वो ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अब देखो बात करते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ जो है वो 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या बनता है, शाहजहाँ गद्दी पे बैठता है और आम लोगों के बीच वह ताजमहल के निर्माता के रूप में लोकप्रिय है। तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो ताजमहल है वो कहाँ पे है, आगरा में है। तो आगरा का जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो यही शाहजहाँ ने करवाया था। कौन करवाया था, शाहजहाँ। और शाहजहाँ किसका बेटा है, तो जहांगीर का बेटा है। और अकबर का कौन है, तो अकबर का पोता है। ठीक है, ये याद रखना है। और जो शाहजहाँ वो कब बना था शासक, तो 1628 ईस्वी में बना था। और बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोहों को उसने दबाया था और बीजापुर और गोलकुंडा जैसे जो दक्षिण भारतीय राज थे को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। और हम लोग देखे भी थे कि बहुत सारे ऐसे जो नॉर्थ इंडियन रूलर्स थे, यानी कि उत्तर भारतीय जो राजा थे, वो क्या करते थे कि जो दक्षिण भारत के अगर राज्यों को हराना है तो वो दक्षिण भारत के राज्यों पे कब्जा नहीं करते थे, बल्कि दक्षिण भारत के शासकों को हरा करके और बोलते थे कि तुम मेरी अधीनता को क्या करो, स्वीकार करो और इतना एक साल में टैक्स देना, मतलब एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम इतना टैक्स दोगे। और बाद में बोल देते थे कि शासक जैसे तुम बने थे वैसे ही बने रहो, लेकिन तुम्हें हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, ये मानना पड़ेगा कि हम तुमसे क्या है, ऊपर है, तुम हमारे अंडर हो। इस प्रकार का था। ठीक है, अब देखो क्या किया, तो इसने किसको मजबूर किया था, तो बीजापुर और गोलकुंडा के जो दक्षिण भारतीय राज्य थे इनको इसने बाध्य कर दिया था अधीनता स्वीकार करने के लिए। और वहीं अगर देखा जाए कि पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण किया था। किसने किया था, शाहजहाँ ने। और कंधार को एक बार पुनः अपने अधिकार में लिया, लेकिन वह अस्थायी नहीं रह सका। असम के कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किया और इस प्रकार उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य और मजबूत हुआ और मुगल राज्य की सीमाएं भी इस समय बढ़ी। और राजनीतिक रूप से शाहजहाँ का काल मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा, यद्यपि मध्य एशिया के अभियानों द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो शाहजहाँ का काल भी क्या था, एक तरीके से शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद इसका अंतिम जो शासक बनता है वो कौन बनता है, औरंगजेब। कौन बनता है, औरंगजेब। और औरंगजेब क्या करा है कि 1656 में बादशाह शाहजहाँ की बुरी तरह बीमार पड़ गया। जो शाहजहाँ था वो 1656 आते आते क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया। अब बीमार होने के बाद क्या हुआ कि सब लोग यह मानने लगे कि कुछ दिनों में वह मर जाएगा। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ जो था उसके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। कौन कौन, एक का नाम था दारा, दूसरा का नाम था सूजा, तीसरा का नाम औरंगजेब था और चौथा का नाम मुराद था। अब देखो चारों बादशाह बनना चाहते थे। अभी शाहजहाँ का चारों बेटा है तो देखा कि पिताजी क्या हो गए, बीमार पड़ गए हैं। तो चारों सोच रहा था, कौन कौन, दारा, सूजा, औरंगजेब और मुराद, सब के सब सोच रहे थे कि हम शासक बन जाते हैं, हम शासक बन जाते हैं। अब इससे क्या हुआ कि शाहजहाँ ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शाहजहाँ क्या किया था कि दारा उसका जो बेटा था उसको बोला कि ये उत्तराधिकारी होगा हमारा। उत्तराधिकारी का मतलब क्या हुआ कि राजा के बाद जो राजा बनेगा वो क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी। तो ये घोषणा कर दिया शाहजहाँ ने कि अब मेरे बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, दारा बनेगा। लेकिन
क्या हुआ कि उसके बाकी 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना, कहा कि ना हम नहीं मानेंगे, आप कैसे बोल दिए कि दारा बनेगा, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ कि सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त पर अधिकार के लिए आगरा की ओर चल दिए, कहा कि चलो देखते हैं कौन शासक बनता है। सब दारा को कैसे घोषित कर दिया बिना पूछे हुए, सब तीनों जो है वो क्या कर दिया, कहा कि चलो अपना अपना सेना, मतलब अब देखो क्या होता था, अपना अपना सेना इसके पास कहाँ से आया, तो इस चीज़ को समझो। देखो ये जो मुगल साम्राज्य है तो हम लोगों ने देखा था कि वो किस में विभाजित था, प्रांतों में विभाजित था। किस में विभाजित था, प्रांत। और जो छोटे छोटे प्रांत होते थे ना, उसके हेड जो होते थे वो ज़्यादातर जो राजा का बेटा होता था उसको भेज दिया जाता था कि जाओ इस प्रदेश को तुम देखो, इस प्रदेश को तुम देखो, ये जो प्रांत है इसको तुम देखो। यानी कि अब जो राजकुमार होते थे उसको भेजा जाता था, और बीच में गद्दी पे शासन करता था उसका पिताजी। तो अब देखा कि आगरा उस समय वो जो राजधानी थी वहाँ पे आगरा से शासन चल रहा था, तो सब ने बोला कि कैसे ये दारा को घोषित कर सकते हैं, तो सब ने अपना अपना सेना लेकर के कहाँ चल दिया, आगरा की ओर चल दिया। अब जब आगरा की ओर आया तो भाइयों के बीच कई युद्ध हुए। अब देखो तीनों भाई सब में, चारों भाई जो है वो लड़ना शुरू कर दिया। अंत में औरंगजेब सफल रहा, यानी कि जब चारों भाइयों में लड़ाई हुआ गद्दी को प्राप्त करने के लिए, तो अंत में कौन सक्सेसफुल होता है, तो औरंगजेब सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, और वो अपने पिता के जीते जी शासक बन गया। बोला कि आप घोषित किए थे दारा को, देखिए हम उसको हरा करके बन गए हैं। अब शाहजहां को उसने 8 वर्षों तक कैद में रखा, बोला कि आप कैसे दारा को घोषित कर दिए थे, अब आइए हम आपको बंद करते हैं, और जेल में इसको बंद कर दिया, किसको, शाहजहां को, और 8 वर्षों तक कैद में रखा। इसके कारण उसकी आलोचना होती है, कहा जाता है कि वो अपने पिता को ही मतलब शासक बनने के लिए क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम यानी कि असम को अपने अधीन में किया, और लेकिन यह अस्थायी रहा। मतलब ये असम को तो अपने अधीन में ले लिया 1663 में, लेकिन असम जो है वो ज़्यादा दिनों तक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत नहीं रहा, लेकिन यह अस्थायी रहा। दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 और 87 ईस्वी में मुगल राज्य में मिला लिया गया, और इस प्रकार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। और राज्य के इस विस्तृत रूप ने कई नई समस्याएं औरंगजेब के समक्ष खड़ी कर दी। इनमें से एक था वेतन के मद में मिलने वाले जागीरें की कमी, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने के साथ साथ काफ़ी बढ़ गया था और उसके लिए जागीर कम पड़ने लगी थी। अब देखो हम लोग पढ़े भी थे पिछला ये जो वीडियोज अगर देखेगा इस चैप्टर का, तो उसमें हम लोगों ने हमने क्या बताया आपको जागीर के बारे में, कि एक होता है जागीरदारी व्यवस्था। अब ये जागीरदारी व्यवस्था क्या था, जागीरदार कौन थे और जागीर का मतलब क्या होता था, तो देखो हम लोगों ने बताया भी था पिछले वीडियो में, फिर बता देते हैं क्या होता है। कि मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, ये मुगल साम्राज्य पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य है। अब इसमें से कुछ भूमि ऐसा होता था जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था। किसके कंट्रोल में आता था, यानी कि राजा का खुद का जो भूमि होता था वो। अब उसके अंतर्गत जो काम करने वाले अधिकारी होते थे, जैसे खास करके जो अमीर्स होते थे, उनके लिए क्या बोल देता था कि ठीक है तुमको पेमेंट चाहिए ना, कोई भी अधिकारी अगर शासक के अंतर्गत काम करेगा तो उसको पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, फ्री में तो कोई करेगा नहीं। तो इसके लिए राजा क्या बोलता था, उसको पैसा न दे करके बोलता था कि अच्छा ये जो भूमि है ना इसका मालिक तुम हो गए, मतलब जब तक तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो उतने दिन तक इस भूमि से तुम टैक्स वसूल सकते हो, यानी कि इस पे जितना भी फसल का उत्पादन होगा, जो कुछ भी होगा, इसका मालिक तुम रहे उतने दिन तक, सब दिन के लिए नहीं, जब तक काम करोगे मेरे अंडर तब तक इस भूमि का मालिक तुम हो, और यहाँ से जो कुछ भी रिवेन्यू आएगा, जो कुछ भी राजस्व आएगा, वो अपना वेतन के रूप में वसूल लेना। तो ये जो भूमि हुआ ये क्या कहलाएगा, जिस व्यक्ति को मिलेगा वही जागीर कहलाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति को मिलेगा उसको जागीरदार बोलेंगे, और ये जो व्यवस्था है उसको जागीरदारी व्यवस्था बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ कि अब बहुत बड़ा साम्राज्य को ये फैला लिया तो बहुत सारे लोग लगेंगे, और सभी लोगों को क्या देने लगा, जागीर देने लगा। अब इतने लोगों को जागीर देते देते जागीर क्या हो गया, कम पड़ गया। अब इससे क्या होगा कि इसने पूरे राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया, और इसके परिणाम घातक रहे, जो आगे मुगल राज्य के पतन के कारकों में महत्वपूर्ण हो गया। अब तो दोस्तों अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अब पतन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि पतन का कारण, पतन का मतलब क्या होता है। तो पतन का मतलब होता है मतलब क्या बोलते हैं, विघटित हो जाना, खंडन हो जाना, टूट जाना, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मतलब ये कोई बड़ा सा साम्राज्य है, ये छोटे छोटे साम्राज्य में विभक्त हो जाए तो ये क्या कहलाता है कि इस साम्राज्य का पतन हो गया है, मतलब ये टूट गया है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिक्लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, पतन होना, ठीक है।
अब देखो, तो ये जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था उसका पतन कैसे हो गया, ये डिक्लाइन क्यों हो गया, ये टूट क्यों गया, इसका क्या कारण रहा था, उसके बारे में हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे मुगल साम्राज्य बना तो ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, कौन कौन से ऐसे राजा थे जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किए, किस प्रकार से शासन किए, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों को देखा। अब हमें देखना है कि इसका पतन हुआ तो पतन क्यों हुआ। तो देखो क्या करा है बच्चों कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छिन भिन होने लगा था। छिन भिन होना मतलब टूटने लगा था, और पतन के कुछ कारक तो 17वीं शताब्दी में ही प्रस्तुत हो चुके थे, पर वास्तविक कमजोरी 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी। अब इसकी वास्तविक कमजोरी क्या थी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होता है। उसके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में क्या थे, सक्षम नहीं थे। इसके साथ अन्य समस्याएं भी थी। एक शासक के मरने के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जो है वो सामान्यतः होता था। जैसे हम लोगों ने देखा भी था कि जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो औरंगजेब क्या करता है, जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो औरंगजेब, शाहजहां का जो बेटा था, 4 बेटे थे उसका, तो चारों में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। लेकिन वैसे तो जो शाहजहां था वो बोला था कि दारा बनेगा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब मेरे बाद जो राजा बनेगा वो दारा बनेगा। लेकिन इस बात को मानने से इनकार कौन कर दिया था, उसके तीनों जो बेटे थे वो, और इसी के साथ तीनों ने आपस में युद्ध किया और उसमें औरंगजेब जो है वो विजयी होता है। तो जब भी कोई राजा का मृत्यु होता था तो उसका बेटा उसके उसके उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध लड़ना शुरू कर देते थे। इससे प्रशासन और साम्राज्य पे क्या पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। इससे धन और सैन्य शक्ति नष्ट होती गई और प्रभावशाली पदाधिकारी इस स्थिति में किसी एक राजकुमार के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहते थे, और वस्तुतः मुगलों के प्रवर्तिक शासक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के हाथों के कठपुतली थे, और इसने संपूर्ण प्रशासन को गुटों में विभक्त कर दिया और इसके शासकों को लगातार महत्वपूर्ण प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगे थे। अब देखो क्या होता था कि अब मान लीजिए राजा, ये है राजा, राजा का बेटा अगर शासक बनेगा, उतना एबल नहीं है, आपस में ही लड़ रहा है, तो जो पहले वाला राजा था उसके अंडर में जो काम करने वाला मंत्री होता था वो क्या करता था कि किसी एक बेटे को पकड़ा, उसके सपोर्ट में आ गया और उसको सपोर्ट करके राजा बना दिया। अब अगर कोई राजा किसी के सपोर्ट से राजा बना हुआ है तो वो उसकी बात को सुनेगा। तो वो जो बहुत सारे ऐसे होते थे, अधिकारी होते थे, अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, और इस तरीके से चलाता था और अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करता था। और हम लोग देखे भी थे कि जो छोटे छोटे प्रांत में विभाजित राज्य थे उनमें से जो राजा थे, देखा कि यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे राजा कमजोर हो गया है, तो ये क्या करने लगता था, अपने आप को बोलता था कि हम स्वतंत्र हो गए, हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। और पतन का एक मौलिक कारण आर्थिक कठिनाइयाँ थी, और इस समय तक देखो आर्थिक कारण भी था। एक तो राजनीतिक कारण ये हो गया, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आर्थिक कारण भी था, और आर्थिक कारण कैसे था उसको समझने का प्रयास करते बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या करा है कि 1707 के बाद न तो पर्याप्त धन बचा था और न ही जागीर जो अधिकारियों को दी जाती। क्या करे कि जमींदार असंतुष्ट थे क्योंकि मनसबदार का उन पर कठोर नियंत्रण था, और वे समझने लगे कि आमदनी का बड़ा भाग स्वयं रख लेते हैं, तो उनका मनसबदारों से संघर्ष हुआ। यानी कि जो जमींदार थे, अब हम एक वर्ड यहाँ पे आया मनसबदार। मनसबदार के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जो तीसरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मनसबदार के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने मनसबदार के बारे में नहीं जाना है, नहीं पता है आपको, तो तीसरा वीडियो पहले जा करके देखिए, तब जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। अब देखो मनसबदारों के साथ इसका संघर्ष हुआ, और साथ ही साथ लगान की ऊंची दर होने के कारण किसान जो है वो अधिक गरीब होते गए और जमींदारों के साथ विरोध किया। परंतु चूंकि मुगल का संघर्ष कई जगहों पर चल रहा था, तो उन्हें धन की जरूरत थी जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इससे आर्थिक संकट और बढ़ गया। अब देखो हम लोग जानते हैं कि राजा कोई युद्ध लड़ेगा तो युद्ध में क्या चाहिए, धन चाहिए, अन्न चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे किसान और मनसबदार ही आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको राजा को टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो ये राजा इस तरीके से क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, और ये इसका पतन का कारण बना। उसी तरीके से देखते कि मुगल प्रशासन भी अक्षम होता जा रहा था और मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन होते गए, और अकबर के समय से 3 गुना मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। अब जब मनसबदार की संख्या बढ़ेगी तो उनको टैक्स भी देना होगा, उनको वेतन भी देना होगा, तो इसके लिए क्या है, राजा को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण था। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो प्रत्येक अधिकारी इसी प्रयास में लगा रहता था कि अपनी ज़मीन से जितना ज़्यादा हो सके अच्छी ज़मीन मिले, और जागीर पर नियंत्रण भी अस्थायी होता था क्योंकि प्रशासक एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर जागीर की अदला बदली करवा देते थे, और इस प्रकार जागीर यह एक संकटपूर्ण मुगल प्रशासन को छिन भिन कर दिया, ठीक है। ये जो जागीरदारी व्यवस्था थी, मुगलों का सैनिक क्षमता जो है वो लगातार क्या होता जा रहा था, कमज़ोर होता जा रहा था, और अब उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया था। और हम लोग जानते थे कि जो उच्च अधिकारी होता था उसको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता था, और सेना की निपुणता पहले जैसी नहीं रही। कि किसी समय मुगलों का तोपखाना विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन अन्य सेनाओं
सीमाओं की तुलना में यह अब तकनीकी रूप से पिछड़ गया था। बंदूकों और तोपखानों उन नवीन नमूनों में मुगलों की अब कोई रुचि नहीं रह गई थी जिनका प्रयोग संसार के अन्य देश कर रहे थे, और सैनिकों की प्रशिक्षण देने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपें चलाने के लिए नियुक्त कर संतुष्ट हो जाते थे। बोलता था, अरे मेरा तोपखाना है ना, तू ही चलाओ। इन्होंने नौसेना के विकास की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया और उनको यूरोपीय देशों के आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। यानी कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इनके जो जितने भी रूलर्स हुए वो विजनरी नहीं थे, मतलब देख नहीं सकते थे कि भविष्य में क्या हो सकता है, यूरोपियन हम पे अटैक कर सकते कि नहीं कर सकते, हमारा क्या चैलेंजेज है, इसको वो लोग समझने में अक्षम थे। यूरोप में नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था, वहाँ के विचारशील व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करके नवीन अनुसंधान कर रहे थे। वहीं मुगल कालीन भारत इन नवीन खोजों और की ओर से क्या था, पूर्णतः उदासीन रहा। मतलब अगर आप देखिएगा, अच्छा आपने इतना मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, क्या आपने कहीं पे ऐसा सोचा कि कोई वैज्ञानिक उपलब्धि आविष्कार हुआ, कोई नए खोज किए गए, कोई ऐसा साइंटिस्ट निकल करके आया जिन्होंने नए नए आविष्कार किए? ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा इस पीरियड में, क्योंकि इस पीरियड में अगर देखा जाए तो भारतीय जो जितने भी रूलर्स हुए, मुगल हो गए या फिर लोकल रूलर्स हुए, वो सब के सब क्या थे, एक दूसरे को। तो इस इतने में इतने जो भी बातें हुई, तो इसमें तो हम लोगों ने देखा कि जो सामान्य लोग था उनका जीवन कैसा था। वहीं अगर बात करें अभिजात्य वर्ग के लोग, अभिजात्य मतलब जो संपन्न थे, ठीक है, धनी थे, उन लोगों का अगर वर्ग को देखा जाए तो वो अपनी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में रुचि लेते थे। विलासितापूर्ण जीवन करने का मतलब क्या हुआ? विलासितापूर्ण मतलब सारी सुख सुविधाओं से युक्त, सारी सुविधाएं उनके पास मौजूद होता था, खाने पीने से लेकर के रहने सहने तक, घूमने तक, सभी चीज़ों का मतलब जो संसाधन चाहिए वो सब के सब उपलब्ध थे। वैसे वर्ग को क्या बोलते हैं? अभिजात्य वर्ग। तो ये लोग मतलब अपनी विलासिता के जीवन जी रहे थे, इसके पास पैसा बहुत मात्रा में था, और विलासितापूर्ण जीवन से 18वीं शताब्दी में देश का चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया, और अभिजात कुल के लोग अपना समय आलस्य और शराब पीने में क्या करते थे? नष्ट करते थे। और मुगल शासकों के समक्ष अपनी ही परेशानी एक बहुत समस्या बहुत अधिक थी, तभी उन पर उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जाने लगे, और इन आक्रमणों ने मुगलों की शक्ति को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और पहला आक्रमण 1739 में ईरान के एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह, उसने किया था और अपनी राजधानी दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। और मुगल उसके सामने क्या हो गए? झुक गए, और उसने भारत से मनचाहा धन लूटा। और समकालीन लेखकों ने लूट का विवरण देते हुए बताया है कि नादिर शाह ने 60 लाख रुपए, हजारों सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपए और सोने के बर्तन, 50 करोड़ के हीरे जवाहरात जैसे, जिसमें शाहजहां बनवाया था तख्त ताउस, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, और कोहिनूर हीरा ये भी शामिल था, इसको लूट करके लेकर के चला गया था। और मयूर सिंहासन बेशकीमती रत्नों से बना था। लूट का यह विवरण भारत की संपन्नता को भी दर्शाता है कि उस समय भारत कितना संपन्न था, और ईरान का जो व्यापार ये शासक है वो अटैक करता है और दिल्ली को लूट लेता है। सोच करके देखो कि उसकी राजधानी को लूट लिया, कितने कमज़ोर मुगल शासक थे। अब देखो क्या करा कि नादिर शाह के बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भी कई आक्रमण किया, और इसने मुगलों के साथ साथ प्रमुख भारतीय शक्ति जो उस समय था मराठा, उसको भी कमजोर किया। और इन आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया, और मुगल साम्राज्य किसी तरह 1857 ईस्वी तक बना रहा, लेकिन इसकी शक्ति एक नए क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त हो गई, और इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, और दिल्ली राजधानी दिल्ली एक कमज़ोर नगर रह गया। और परंतु उस समय अगर देखा जाए तो संस्कृति और जीवन के उन तरीकों का जो मुगल साम्राज्य के वैभव और विलास के अंग थे, इसका अंत नहीं हुआ। उसकी वैभवशाली परंपरा उसके अवशेष पर पैदा हुई शक्तियों के पास पहुंच गई, जो 18वीं शताब्दी में उदित हुई थी। और इस सदी का इतिहास इन्हीं राज्यों या क्षेत्रीय शक्तियों के इतिहास का है, और इन राज्यों में मुगल वैभव की झलक अभी भी देखी जा सकती है। और इन राज्यों के विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से नए राज्यों का उदय हुआ, और कौन कौन से नए नए शासक उभर करके आए, उन्होंने क्या क्या व्यवस्था किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।